नमस्कार मित्रों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, मतलब फर्दर एक्सपैंड कर रहे हैं अपने लेक्चर्स ऑन बीएनएसएस। वी विल कवर द competency, the code, or the criminal code systems. Under this we will cover the hierarchy of codes, how many criminal codes are there, which is given in section 6 of the BNSS. Then we have the competency of codes, the competency to punish, the competency to try, who will try, which code will try, competency to take cognizance, which code will take cognizance. Okay, then we have committal proceedings. Committal proceedings in 232 and 364 of BNSS. इसके अंदर वो क्या होता है कि अगर कोई केस है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, तो उस केस में क्या होता है, वो जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसको कमिटल कर देता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। देन वी हैव सबमिशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसमें अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेनली, नॉट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, आफ्टर टेकिंग और ट्रायल और बिफोर टेकिंग अ ट्रायल अगर उसको लगता है कि जितनी उसको पनिशमेंट देनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर उसको देनी है तो वो सबमिट कर देता है केस को। देन वी हैव अ मेकिंग ओवर्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट। एज वी नो, in our country, there are different states, and every states we have different districts, right? So every district, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता है, हेड जज उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज होता है सिविल्स के लिए, एंड फॉर क्रिमिनल देन सेशन जज। हमें पता है कि सेशन जज के अलावा काफी सारे मल्टीपल्स एडिशनल सेशन जज होते हैं। जो पुराना कॉन्सेप्ट था एडिशनल सेशन जज का, जो असिस्टेंट सेशन जज का जो पुराना कॉन्सेप्ट था, असिस्टेंट सेशन जज वो खत्म हो गया है। अब या तो सेशन जज है या एडिशनल सेशन जज है, ठीक है। और हर एक पुलिस स्टेशन की अंडर में एक जुडिशियल, मतलब हर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंदर कम से कम उसके अंदर एक पुलिस स्टेशन होता है। और कई कई स्टेट्स के अंदर ऐसा भी है कि कई सारे जुडिशियल, मतलब कई सारे पुलिस स्टेशन वन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा सिस्टम है। हम बात करते हैं सेक्शन 6 जहाँ पे हायरार्की ऑफ कोर्ट्स दे रखा है। अगर हम हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देखें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लासेस ऑफ हायरार्की कोर्ट्स बिसाइड्स द हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट हो गया, एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूएंट अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोर्ट। मतलब इस कोर्ट को छोड़ के अगर किसी और स्पेशल कोई और एक्ट है उसके अंदर अगर कोई और कोर्ट क्रिएट किया गया है उसको हम नहीं गिनेंगे बीएसएस में। जैसे आपको पता है कि फैमिली कोर्ट अलग होते हैं, ठीक है। कई सारे अदर कोर्ट्स होते हैं, जैसे करप्शन के कोर्ट्स अलग हैं, ठीक है। आपके एनडीपीएस के अंदर काफी सारे कोर्ट्स होते हैं। तो जो एक्ट किसी स्पेशल स्टैच्यू के अंदर बना हुआ उसको एक्सक्लूड करता है ये। तो कितने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, ये एमसीक्यू बन जाता है प्रीलिम्स के अंदर। So in every state, shall be in every state, the following class of criminal court, namely the Court of Session, Judicial Magistrate of First Class, and Judicial Magistrate of Second Class, and Executive Magistrate. Right? अब आगे मैंने ये टेबल बनाई हुई है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले होता है सेशन जज, सॉरी, सबसे पहले होता है हाई कोर्ट, ठीक है। फिर आपका हो गया कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है। असिस्टेंट सेशन जज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, पुरानी सीआरपीसी के अंदर था, ठीक है। उसके बाद आपको होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये भी फर्स्ट क्लास का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, बट ये एक्सपीरियंस ज्यादा होता है इसलिए इसको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। फिर आपका होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देन वी हैव अ सेकंड क्लास ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन सम स्टेट्स, एंड देन वी हैव एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। पुराने लॉ के अंदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता था, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है। आ, तो ये एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स होती हैं। अब हायरार्की ऑफ कोर्ट समझने के बाद हमें ये समझना होगा कि कौन सा कोर्ट कितनी सजा दे सकता है। इसका जवाब देता है सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द बीएनएसएस। सो लेट मी जस्ट ओपन द बेयर एक्ट, सेक्शन 23 of the act. Yes, right. देखिए, जो हाई कोर्ट के लिए है एंड कोर्ट ऑफ सेशन के लिए, देखिए सेक्शन 22 क्या कहता है, हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ। ऑथोराइज बाय लॉ मतलब
लॉ में जो दे रखा है उसके अंदर आर्बिट्ररीली नहीं हो सकता। तो हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस। देन द कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो सेशन जज है, ऑडिशन सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज एंड सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस authorized by law, but any sentence of death passed by any such judge shall be subject to confirmation by high court। इसको बोलते हैं confirmation proceedings। ठीक है, पुराने के अंदर 366 सीआरपीसी के अंदर था, नए का मुझे देखना पड़ेगा। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज बाय लॉ एक्सेप्ट, देखिए, एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 years। तो क्या क्या नहीं दे सकता? सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं दे सकता, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता, इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म एक्सीडिंग 7 years तक दे सकता है। फिर बात करते हैं कोर्ट। The court of magistrate of first class, the first class judicial magistrate may pass any sentence of imprisonment for a term which may not exceeding 3 years। 3 years तक की ये imprisonment दे सकता है, और जो फाइन दे सकता है वो 50,000 तक दे सकता है, या बोथ दे सकता है, या कम्युनिटी सर्विस दे सकता है, जो एक नया इंक्लूजन है दिस एक्ट के अंदर। ठीक है, और कम्युनिटी सर्विस में कोई भी काम करने को बोल सकता है, ठीक है, करने के लिए जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और सेम विद द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो सबसेक्शन 3 में दिया है, फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, मैक्सिमम टर्म दे सकता है 1 year तक, और जो फाइन दे सकता है वो 10,000 रुपीज तक दे सकता है, या बोथ दे सकता है, या कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस जनरली बहुत छोटे ऑफेंसेस में दिया जाता है। देखिए क्या लिखा है, कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर कन्विक्ट टू परफॉर्म फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी का बेनिफिट करे, फॉर विच ही शेल नॉट एंटाइटल टू एनी रेमुनरेशन, इसके लिए रेमुनरेशन, या रोड साफ करवा सकता है, नाली साफ करवा सकता है, तो ये भी एक सजा दे सकता है। ठीक है, तो अब वापस आते हैं अपने मेन सेक्शन पे जिसपे हम डिस्कशन कर रहे थे, मेन टेबल पे। ओके, सो जैसे मैंने कहा, द हाई कोर्ट में पास एनी टर्म, ठीक है, द कोर्ट ऑफ सेशन, द सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, वो एनी टर्म पास कर सकता है एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी। इसके लिए कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स होती है जो 407 बीएनएसएस के अंदर दे रखी है। ठीक है, और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है वो टू 7 years दे सकता है। ठीक है, फाइन एनी अमाउंट, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट। फिर बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये 3 साल तक की सजा दे सकता है, 50,000 तक का फाइन कर सकता है, पहले एक्ट में 10,000 तक कर सकता था। तो सेकंड क्लास का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, ये 1 साल तक की सजा कर सकता है, 10,000 तक का फाइन दे सकता है, पहले 5,000। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास जनरली क्रिमिनल कोर्ट में दे रखा है, ऐसा जिसके पास उतनी पावर नहीं, कहीं कहीं जगहों पे होती है। अगर मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है, आपको इमिडिएटली अगर बेल लेनी है, तो या फिर 24 आवर्स के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहाँ पे काम आता है। इन जनरल तो सिस्टम है वो यही है। देखिए अब आगे बात करते हैं बीएनएसएस के अंदर जो पनिशमेंट हो सकती है। मान लीजिए कोई ऑफेंस होता है जो बीएनएसएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर अगर उसको आप ट्राई कर रहे हो, जो भी इसीलिए आप ट्राई करोगे, तो उसमें कितनी तरह की हम पनिशमेंट्स दे सकते हैं। हम सिर्फ फाइन इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है, हम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, फाइन इम्पोज कर सकते हैं, या बोथ कर सकते हैं, या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, एंड होना चाहिए, राइट, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, राइट। सो या देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ the questions that I have raised that I want to discuss before you. The first question was, से एक ऑफेंस होता है 380 आईपीसी, यानी कि थेफ्ट का केस है 303 के अंदर, इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, बट वो ट्राइबल है बाय द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर आप शेड्यूल देखेंगे जहाँ पे सेक्शन सारे खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे शेड्यूल दे रखा है, वहाँ पे ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट दे रखा है, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ट्राई कर सकता है, सेकंड क्लास भी कर सकता है, एनी मैजिस्ट्रेट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि मान लीजिए मैजिस्ट्रेट सजा देना चाहता है 3 साल तक की, ज्यादा की सजा देना चाहता है, बस की कैपेसिटी 3 साल तक की है, तो वो उसे क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो हम रेज करेंगे वो ये रेज करेंगे
कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब वो 3 साल से ज्यादा की सजा दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और वो 3 साल से ज्यादा की सजा देना चाहता है, तो क्या करेगा, उसे सबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको सबमिशन करना पड़ेगा। आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द सेक्शन नंबर, इट माइट बी 3, जस्ट फॉरगेटिंग, जस्ट चेक इट फ्रॉम बेयर एक्ट। तो उसे सबमिशन करना पड़ेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, आफ्टर ट्राइंग और इवन बिफोर ट्राइंग, हो सकता है वो पूरा केस सुनने के बाद भेजे। ठीक है, या उससे पहले ही भेज सकता है कॉग्निजेंस लेने के बाद, क्योंकि कॉग्निजेंस तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेगा। ठीक है, तो हाँ, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, पर जनरली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही फर्स्ट क्लास लेता है। ठीक है, हम कॉग्निजेंस में इसकी बात करेंगे अच्छे से। तो बिफोर जजमेंट देने से पहले वो उसको सबमिट कर सकता है। सबमिट कर दिया उसने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ पास। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो सबमिशन होता है वो सबमिशन हमेशा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को होता है, और जो कमिटल होता है वो कमिटल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन को होता है। ठीक है, ये बात हमने ध्यान रखी। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अगर उसने सबमिशन कर दिया, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, या तो 3 साल की सजा दे सकता है। ठीक है, या 3 साल तक से ज्यादा की सजा दे सकता है, या उससे कम की सजा दे सकता है, या वो चाहे तो रीट्रायल, जिसको डी नोवो ट्रायल करते हैं, वो कर सकता है। तो क्या कर सकता है, ग्रांट मोर देन 3 इयर्स, लेस देन 3 इयर्स, और इक्वल टू 3 इयर्स, या वो रीट्रायल के लिए बेसिस से डी नोवो ट्रायल बोलते हैं। प्रैक्टिकली डी नोवो ट्रायल होता नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में, मैं तो बहुत कम देखा। कैन अ मैजिस्ट्रेट ग्रांट इम्प्रिजनमेंट इन ल्यू ऑफ फाइन एक्सीडिंग इट्स कैपेसिटी गिवन इन सेक्शन 23, जैसे आपने अभी पढ़ा, सेक्शन 23 के अंदर कैपेसिटी दे रखी है मैजिस्ट्रेट्स की कि कौन कितनी पनिशमेंट या सजा दे सकता है। तो क्या किसी केस के अंदर ये ज्यादा दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जो एग्जाम्पल यूज किया है यहाँ पे, मान लीजिए अगर 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है, उसने इम्प्रिजनमेंट दे दी और 5,000 रुपए का फाइन दे दिया। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये 5,000 रुपए का जो ये फाइन दिया है, इन इसके जो इन ल्यू ऑफ दिस फाइन, इन ल्यू ऑफ दिस फाइन, क्या वो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अगर हाँ, तो क्या ये 3 साल की जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दे रखी है सेक्शन 23 के अंदर, क्या उसे एक्सीड नहीं कर रही है। तो वेदर ही इज competent to give, the first question. The second question is how much imprisonment in addition to fine, in lieu of fine he can give. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम रेफर करेंगे सेक्शन 24 ऑफ द BNSS। so kindly open your bar acts and go to section 24, right? Yes, so coming to section 24, सेक्शन 24 के सबसेक्शन 2 में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, imprisonment awarded under this section may be in addition to substantive sentence of, सब्सटैंटिव सेंटेंस की जब बात कर रहा था सेक्शन 23 की बात कर रहा है, सेक्शन 23 में सब्सटैंटिव सेंटेंसिंग होती है। ठीक है, ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23, तो मतलब कितना दे सकता है मैक्सिमम एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, सेक्शन 23। बट हमें ये नहीं पढ़ना, मैक्सिमम टर्म यहाँ पे नहीं दे, मैक्सिमम टर्म यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, आपको जो मेन समझना है वो ये समझना है, ये सेक्शन कह रहा है, सब सेक्शन कह रहा है कि आप सब्सटैंटिव सेंटेंस के अलावा एडिशनल टर्म दे सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर होती है। आप यहाँ पे आइए, मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, यस, बिकॉज कैपेसिटी टू ग्रांट इम्प्रिजनमेंट इज चेक, जो कैपेसिटी वो कितनी पनिशमेंट दे सकता है उसको हम चेक करेंगे सब्सटैंटिव टर्म से, और सब्सटैंटिव टर्म दे रखा है आपके सेक्शन 23 के अंदर। तो किसी की मैजिस्ट्रेट की कितनी कैपेसिटी है वो सेक्शन 23 से चेक करेंगे, ना कि सेक्शन 24 से चेक करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इन एवरी पनिशमेंट देयर मे बी टू टर्म्स, मे बी टू टर्म्स हो सकती है, दोनों दो टर्म हो सकती है ना हो। ठीक है, पहले होगी सब्सटैंटिव पार्ट। सब्सटैंटिव पार्ट में तो उसने 3 साल की सजा दे दीजिए, मान लीजिए। ठीक है, और उसने एडिशनल टर्म जो उसने लगाई है इन ल्यू ऑफ फाइन, तो अगर 5,000 रुपीज का उसने फाइन नहीं दिया मान लीजिए, तो इन ल्यू ऑफ एडिशनल फाइन मान लीजिए 3 मंथ की एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दे दी। ठीक है, तो ये वो जो दे रहा है, ये तो वो दे रहा है सेक्शन 23 के अंदर, और ये वो दे रहा है सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 के अंदर। ठीक है,
जो पुराने सेक्शन में सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 था, और जो सब्सटैंटिव पार्ट है वो सेक्शन 29 में था। ठीक है, तो इसका जवाब है हाँ, वो 3 साल से ज्यादा की सजा दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसको हम जो है वो सब्सटैंटिव पार्ट रह रहे हैं और एडिशनल टर्म अलग होता है, सॉरी। ठीक, तो हाउ मच इम्प्रिजनमेंट इन एडिशन टू फाइन इन ल्यू ऑफ फाइन, कितना दे सकता है? सवाल ये भी तो होता है कि मतलब दे सकता है, वो 3 साल से ज्यादा दे सकता है। सवाल ये उठता है कि कितना दे सकता है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 8 ऑफ बीएनएस। ये बीएनएसएस नहीं है, ये बीएनएस है। ये पुराना आईपीसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सेक्शन 64 से शुरू है, दैट विल डिस्कस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट मे अवॉर्ड such term of imprisonment in default of payment of fine provided that the term in lieu of fine, ठीक है, not exceeding the power of section 23, that is substantive part। ठीक है, पहले इस पे बात करते हैं। देखिए, जो वो एडिशनल टर्म दे रहा है, ठीक है, वो सेक्शन 23 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो इसका प्रोवाइजो का क्लॉज है, मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले बेयर एक्ट रीडिंग करा देता हूँ। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बेयर एक्ट रीडिंग, या सो देखिए, द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में अवार्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ठीक है, तो मैं आपको बता, इन लियो ऑफ फाइन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऑथराइज बाय लॉ, प्रोवाइडेड दैट is not in exercise of power of magistrate, not in access of power of magistrate under section 23। तो सेक्शन 23 की जो इम्प्रिजनमेंट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये तो इसकी हो गई लिटरल, जो इसमें लिखा है, मैं आपको आगे आपको बताता हूँ। ये जो क्लॉज है ये तब अलाउड लगता है जब आपने कोई इम्प्रिजनमेंट दी ही नहीं है, आपने कोई सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट नहीं दी है, सब्सटैंटिव फाइन दिया है, एप्लीकेबल इज ओनली फाइन। अगर आपने ओनली फाइन इंपोज किया है तब ये क्लॉज एक्टिव होता है। मान लीजिए आपने इम्प्रिजनमेंट भी दे दी और फाइन भी दे दिया, अब आप जाएंगे सब क्लॉज बी के अंदर। ये क्या था? शेल नॉट वेयर द इम्प्रिजनमेंट हैव बीन अवॉर्डेड। तो प्राइम एफएसआई क्या होना चाहिए? इम्प्रिजनमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। उस केस के अंदर आप 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजन विच मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू इनफेक्ट एज अ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस, वो इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन दे सकता है। देखिए, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये है, द मैजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट। इट इज नॉट मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑफेंस, इसकी बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है सेक्शन 23 के अंदर जो उसकी मैक्सिमम पावर है उसका 1/4। मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे पूरा एक क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि इन द कोर्स ऑफ द कोर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, हमने ये पढ़ा, तो प्रोवाइडेड दैट द टर्म इन ल्यू ऑफ फाइन जो है वो नॉट एक्सीडिंग द पावर अंडर सेक्शन 23, यानी सब्सटैंटिव टर्म से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर उसने सिर्फ ओनली फाइन इंपोज किया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसने 5,000 रुपए का फाइन लगा दिया। ठीक है, अ, आपका 380 आईपीसी का ऑफेंस है, उसमें उसने 5,000 रुपए का फाइन लगा दिया है। इन एडिशन टू फाइन, अगर फाइन डिफॉल्ट करता है इन ल्यू ऑफ फाइन, तो कितना टर्म दे सकता है? तो वो 3 इयर्स तक दे सकता है अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो सेक्शन 23 के हिसाब से है, जो अभी हमने पढ़ा, वो है 3 इयर्स। अब बात करते हैं, अगर उसने इम्प्रिजनमेंट भी अवॉर्ड किया है तो 1/4 ऑफ द सब्सटैंटिव पार्ट, द सब्सटैंटिव टर्म हमें कहां पे दे रखा है? वो दे रखा है सेक्शन 23 के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए इस सेक्शन के लिए क्या क्या किन इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बतानी चाहिए कि सब्सटैंटिव टर्म हमने अवॉर्ड करा है, ये आपने सेक्शन 23 के अंदर अवॉर्ड किया है। आपने फाइन अवॉर्ड किया है, ठीक है, और आपने फाइन के एडिशन में अगर आप सजा दे रहे हैं तो आप 1/4 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इम्प्रिजनमेंट देंगे, एंड नॉट 1/4 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट देंगे, नॉट इन द 1/4 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए अगर 380 आईपीसी का ऑफेंस है, तो मैक्सिमम टर्म जो
आप दे सकते हैं वो 7 ईयर्स है, बट जो मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी सेक्शन 23 के अंदर है वो 3 ईयर्स है। तो हम यहाँ पे जो 1/4 निकालेंगे वो 3 ईयर्स का निकालेंगे, ना कि 1/4 ऑफ 7 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का जो 1/4 आएगा वो 9 मंथ आएगा, 9 मंथ से ज्यादा की मैक्सिमम एडिशनल इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, ना कि 7 ईयर्स का 1/4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डाइकोटमी बन जाती है सेक्शन 8 ऑफ दी बीएनएस के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ वो ये है कि मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, सुना सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास, तो मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो वो दे सकता है अंडर सेक्शन 23 वो है आपकी 3 ईयर्स, राइट। ये तो क्वेश्चन इज अराइजेस इज दैट, मान लीजिए कोई 403 आईपीसी का ऑफेंस है। ठीक है, जो 313 आपका बीएनएस है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का केस है। ठीक है, और जिसके अंदर मैक्सिमम टर्म जो है वो 2 साल की है। इसको फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास लीजिए, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इट इज बेटर इट इज सेकंड क्लास। ठीक है, इट इज सेकंड क्लास, और जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 1 ईयर है। ठीक है, तो अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 ईयर है और 403 का आईपीसी का ऑफेंस है मान लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर 2 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट है उसकी जो मैक्सिमम जो कॉम्पिटेंसी है सजा देने की वो है 1 साल। अब मान लीजिए उस ऑफेंस के अंदर होता क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो फाइन इंपोज कर देता है, और फाइन सिर्फ इंपोज कर देता, तो यानी कि ये फॉल कहां करेगा, ये फॉल करेगा आपका सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो, ठीक है, ए में। ठीक है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम एडिशनल इम्प्रिजनमेंट लगा सकता है वो कितनी लगा सकता है, तो बताइए, 1 साल तक की लगा सकता है। ठीक है, तो 1 साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट लगा सकता है, तो इन दैट केस वो 1 साल से ज्यादा की नहीं लगा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि 2 साल तक की है तो मैं 2 साल तक की पूरी लगा दूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे क्या कहते हैं सेक्शन 23 से। अब एक और क्वेश्चन जो अराइज होता है, जो इसी के सेक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं यहाँ पे, जो मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, वो कोई आईपीसी का ऑफेंस इसको ट्राई कर रहा है। ठीक है, उसमें सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, सेकंड में क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा यहाँ पे, राइट। तो मान लीजिए कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, वो ट्राई कर रहा है कोई ऐसा ऑफेंस बीएनएस का जिसमें जो वो फाइन भी दे सकता है और वो इम्प्रेजनमेंट भी दे सकता है, और उसमें इम्प्रेजनमेंट 2 साल तक की है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम इम्प्रेजनमेंट देने की अंडर सेक्शन 23 वो कितनी है, वो 3 ईयर्स है। अब मान लीजिए उस केस के अंदर वो सिर्फ फाइन दे देता है। ठीक है, तो वो फाइन दे दिया मान लीजिए उस केस में, तो सवाल ये उठता है कि वो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी देगा इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का है और वो ऐसा ऑफेंस ट्राई कर रहा है या ऐसे ऑफेंस को ट्राई कर रहा है जिसके लिए वो ट्राइबल है एज पर द शेड्यूल, और उसमें मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 2 साल की हो सकती है और फाइन है। अब मान लीजिए उसने सिर्फ फाइन दे दिया। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितनी इम्प्रिजनमेंट दे सकता है कि अगर हम उस ऑफेंस के हिसाब से जाएं तो मैक्सिमम 2 साल तक का दे सकता है, लेकिन सबसेक्शन 23 के अंदर वो 3 साल की दे सकता है। तो यहां पे एक डाइकोटमी बन रही है। ठीक है, तो हम कैसे देखें, देखिए, तो इसका जवाब मैंने देखिए यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप सेक्शन 24 प्रोविजो ए को देखेंगे देन वी कैन ग्रांट 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और 3 साल के इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। अगर हम सेक्शन 24 प्रोविजो ए को देखें, सबसेक्शन 1 सॉरी, सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 प्रोविजो ए को देखें तो आराम आराम से 3 साल तक की सजा दे सकता है। ठीक है, और
लेकिन उस केस में अगर मैक्सिमम सजा जो हो सकती है वो 2 साल तक की हो सकती है। तो देखिए लॉ में जो होता है, जब मान लीजिए डाइकोटमी होती है, एम्बिगुटी होती है, अगर मान लीजिए किसी लॉ में कोई एम्बिगुटी है, एब्स्ट्रैक्ट रिजल्ट आ रहा है, अगर हम उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे और मान लीजिए उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो एम्बिगुटी आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट रिजल्ट आ रहा है, इनजस्टिस कॉज हो रहा है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है द ऑब्जेक्ट sought to achieve that statute want to achieve, ठीक है। देन वी विल अप्लाई स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, जिसको हम बोलते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। तो जब हम पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करेंगे जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम मेरे इनिशियल लेक्चर्स देखे जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएसएस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो बीएनएसएस का मेन एम क्या है वो है, जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या है जो बीएनएसएस का, वो ये है कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जस्टिस मस्ट ट्रम्प, ठीक है, जस्टिस जो होना चाहिए वो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। तो हमें वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करना है दैट सूट्स द लेजिस्लेटिव इंटेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जस्टिस जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। तो इन दैट केस जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट वो दे सकता है एज पर द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज 2 years ओनली एंड नॉट 3 years। ऑल्दो ऑल्दो सेक्शन 23 के अंदर वो 3 years तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन लगाएंगे और therefore the maximum imprisonment he can give is 2 years and not 3 years, वो ये नहीं दे सकता, ठीक है। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें सेक्शन 8 हमें और थोड़ा सा डिस्कस करना है बीएनएस का, दैट विल डू इन नेक्स्ट पार्ट। सो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और uh, बस इतना बोलूंगा कि आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज, आई एम ऑल्सो वी वी कैन नॉट से, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यू ऑलवेज अ लॉ स्टूडेंट, immaterial you become a lawyer or advocate or anything, हम हमेशा पढ़ते रहते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई नॉलेज व्हाट आई गेट इन दिस प्लेटफॉर्म। सो प्लीज लाइक शेयर, और अगर आपको अच्छा लगे तो वी विल कंटिन्यू these lectures। थैंक यू। सो आई एम जस्ट, जय हिंद, आई एम जस्ट closing this lecture।